So first problem of these important problem types जो हम algorithms में deal कर रहे होंगे, that is sorting. So sorting is rearranging of elements in either increasing or decreasing order. So sorting is usually applied to list of numbers या characters या strings, और इसके अलावा अगर आपके जो आपकी ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ये तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं आपके नंबर्स या कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग्स। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट सॉर्ट कर रहे हैं, मीन्स अगर आप रिकॉर्ड सॉर्ट कर रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर या कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स, तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आप ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने से के लिए एक आपको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, एक इंडिविजुअल फील्ड चाहिए होती है जिसके बेसिस पे आप सॉर्टिंग कर सकें, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग करते, बल्कि वो बेसिक डेटा टाइप को सॉर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल उस ऑब्जेक्ट के अंदर किसी नंबर के बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहे हो या स्ट्रिंग के बेसिस पे, नेम के बेसिस पे सॉर्टिंग कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उसको आप सॉर्ट करना है आपको, तो आप उनको उनके नाम के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उनको जीपीए या मार्क्स के हिसाब से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आप जिस फील्ड के ऊपर आप सॉर्टिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट की जिस फील्ड के ऊपर, उसको आप स्टार्टिंग के अंदर उसको की फील्ड कहते हैं या की सिंपली कहते हैं। तो आप की के बेसिस पे सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं। सो वाई सॉर्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल तो ये है कि अगर आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो रैंकिंग के हिसाब से सॉर्ट हुए मिलते हैं। सही है। सो अगर आपको अनसॉर्टेड आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, तो उसमें आपको फिर अपना जो एक्चुअल जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। और सॉर्टिंग इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट जहाँ पे वॉल्यूम डेटा का बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे फ्रेंड सर्च करते, तो एक ही नाम के बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। माइक ऑफ कर। तो एक ही नाम के बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो अगर आपका डेटा सॉर्टेड है तो उस केस में क्या होगा, जब आप सर्च करेंगे कोई चीज़ या इवन आप सिंपली लिस्ट एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको लोकेट करने में इजी रहेगा। वैसे तो अगर आपको अनसॉर्टेड लिस्ट मिल जाए थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स की, तो आप फ्रेंड को अगर लोकेट कर रहे हो तो आपको पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास सॉर्टेड लिस्ट आ रही है तो आप सिर्फ उस नाम के अगेंस्ट आप चेक कर रहे होंगे, आपको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। अच्छा, तो सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं। डिफरेंट एल्गोरिथम्स, कुछ एल्गोरिथम्स कुछ सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करते हैं, कुछ एल्गोरिथम किसी और सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की रिसर्च कंटिन्यूअस है, अभी भी चल रही है। मोर एंड मोर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। सो द बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स डिस्कवर्ड सो फार, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो है n log of n। इस कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम्स में जो हमारे पास कुछ कॉमन एल्गोरिथम्स हैं, दे इंक्लूड क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, और इसके अलावा मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, बकेट सॉर्ट, ये n log n की कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं। सो ये एल्गोरिथम्स आपने इम्प्लीमेंट किए हैं पहले? डेटा स्ट्रक्चर में क्विक सॉर्ट तो एटलीस्ट आपने पढ़ा होगा, इम्प्लीमेंट किया है क्विक सॉर्ट? किसी ने इम्प्लीमेंट किए हैं ये एल्गोरिथम से पहले?
राशिद से तो यही उम्मीद है कि नहीं किए होंगे। और किसी ने किए? खुद नहीं किया, सर ने किए थे। ओके। अच्छा, ये जो एल्गोरिथम्स हैं या डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिर्फ पढ़ने से आपको नहीं आएंगे, ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएंगे। सो चलें, आपने पहले नहीं किया तो इस कोर्स में इम्प्लीमेंट कर लेना। इम्प्लीमेंटेशन से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। अच्छा, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। ऑल्दो सम एल्गोरिथम्स आर मोर एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंसी की बात हो रही है, बट नो एल्गोरिथम इज बेस्ट इन ऑल सिचुएशन। कोई भी एक एल्गोरिथम सारी सिचुएशन में बेस्ट नहीं होता। So some algorithms are simple but relatively slow. Others are faster but more complex, difficult होते हैं implementation में, understand करने में। Some of them work better on random inputs, अगर आपके input mostly random है, while others do better on almost sorted list। अगर आपके पास डेटा इस तरह का है कि मोस्टली एलिमेंट्स उसमें सॉर्टेड हैं, तो उस पर कुछ और तरह के एल्गोरिथम्स बेहतर काम करते हैं। अगर आपके पास डेटा इस तरह का है कि एल्गोरिथम सारे डेटा जितना भी है वो सारे एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड अनसॉर्टेड हैं, सारे रेंडम हैं, तो ये वाले एल्गोरिथम्स काम बेहतर नहीं करेंगे, बल्कि कुछ और कैटेगरी एल्गोरिथम की होगी, वो आपके ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो कोई एक एल्गोरिथम सारी सिचुएशन पे बेस्ड नहीं होता। तो आपको कौन सा एल्गोरिथम किस सिचुएशन में अप्लाई करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर नेचर ऑफ योर डेटा। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम की, एक है स्टेबिलिटी और दूसरी है इन प्लेस। तो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है? इफ इट प्रिजर्व्स रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनी टू इक्वल एलिमेंट्स। अगर आपके पास लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, दो एलिमेंट इक्वल होने का मतलब ये है कि जिस की के बेसिस पे आप उनको सॉर्ट कर रहे हैं, नेम के बेसिस पे या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को आप मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं, तो जो दिन दो एलिमेंट्स का सेम है वैल्यू, की वैल्यू सेम है, फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट्स के नाम सेम है और उनकी जो लोकेशन है वो है INJ, कॉन्सेक्यूटिव है। लोकेशन आई पे फॉर एग्जांपल लोकेशन नंबर 3 पे एक स्टूडेंट है, फिर लोकेशन नंबर 4 पे दूसरा स्टूडेंट है, दोनों के नाम सिमिलर है, सेम है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। तो आपका सॉर्टिंग एल्गोरिथम जब सॉर्ट आउट करेगा, सॉर्ट आउट करके नया एरे रिटर्न करेगा, तो उसमें ये ऑर्डर सेम रहे। ठीक है, जो आई पोजीशन पे था वो सॉर्ट आउट होने के बाद भी जे से पहले आ जाए, दोनों साथ आई जे सॉर्ट आउट होने के बाद भी उसी ऑर्डर में रहें। तो अगर एल्गोरिथम ऑर्डर उनका बरकरार रखता है तो दिस इज कॉल्ड एन स्टेबल एल्गोरिथम। सही है, तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स को उनके नेम के बेसिस पे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो दो स्टूडेंट्स के नेम सेम है लेकिन GPA उनकी ऑलरेडी सॉर्टेड है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। तो जब सॉर्ट आउट हो जाए तब भी वो उसी ऑर्डर में रहें, तो आपकी जो सेकंड फील्ड है GPA, तो वो भी आपको सॉर्टेड ही मिलेगी उस केस में। लेकिन अगर कोई एल्गोरिथम स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो पॉसिबल है कि वो सॉर्ट आउट करने के बाद दोनों सेम नेम के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों को डिफरेंट प्लेस पे शिफ्ट कर दे, आगे पीछे कर दे उनकी पोजीशन एरे के अंदर। तो उस केस में क्या होगा, GPA जो पहले से सॉर्टेड थी वो अब आउट ऑफ सॉर्ट हो जाएगी, आउट ऑफ ऑर्डर आ जाएगी। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टेबिलिटी, जिसमें पोजीशन आपकी मेंटेन रहे सॉर्ट होने के बाद भी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज इन प्लेस।
सो इन प्लेस का क्या मतलब होता है कि अगर आपका एल्गोरिथम सॉर्टिंग परफॉर्म करने के लिए टेम्पररी मेमोरी वेरिएबल्स अलोकेट करता है, तो मतलब वो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करता है। तो अगर आपका एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करता है तो वो आपका एल्गोरिथम इन प्लेस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका एल्गोरिथम सेम मेमोरी के अंदर ही, सेम एरे के अंदर ही सिर्फ एलिमेंट्स को आगे पीछे करके सॉर्ट आउट कर लेता है, सो दैट मीन्स द एल्गोरिथम इज इन प्लेस। So in place algorithms do not require any extra memory। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, ये वो एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स इज सर्चिंग प्रॉब्लम्स। तो सर्चिंग प्रॉब्लम में भी कुछ प्रॉब्लम्स आप पहले एल्गोरिथम्स पढ़ चुके हैं। सर्चिंग में आपने कौन कौन से एल्गोरिथम्स पहले पढ़े हैं? सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करें तो आप कौन से एल्गोरिथम पहले कर चुके हैं? ओके, लीनियर एंड बाइनरी इम्प्लीमेंट किए हैं दोनों? चलो अच्छा यार, इम्प्लीमेंट तो किया आपने, कुछ तो इम्प्लीमेंट किया। सो एनीवे, देयर आर सो मेनी सर्चिंग एल्गोरिथम्स रेंजिंग फ्रॉम सिंपल लीनियर सर्च, तो आप सीक्वेंशियल सर्च भी कह सकते हैं, टू अ मच मोर एफिशिएंट बट लिमिटेड बाइनरी सर्च। सो अगेन, ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स हैं ये भी डिपेंड करते हैं कि अंडरलाइंग जो आपका डेटा है उसका नेचर क्या है। अंडरलाइंग डेटा का नेचर क्या है? अगर आपका डेटा एरे के फॉर्म में है और एरे रैंडम है, सॉर्टेड नहीं है, तो उस केस में आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आपका मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, उस केस में लाजमी है कि आप लीनियर सर्च अप्लाई करें। लेकिन अगर आपका डेटा सॉर्टेड है तो उस केस में आप बाइनरी सर्च अप्लाई करें। बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू लीनियर वन। तो अगर आप सॉर्टेड एरे के अंदर भी लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे तो दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। इन केस योर एरे इज सॉर्टेड, यू मस्ट अप्लाई बाइनरी सर्च। अच्छा, अगेन जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम में होता है, कोई एक एल्गोरिथम सारी सिचुएशन पे बेस्ड नहीं होता। तो some algorithms work faster than others, and but require more memory. Some are very fast but applicable to only sorted arrays, और इस तरह की और सिचुएशंस है। तो कौन सा एल्गोरिथम किस टाइम पे अप्लाई करेंगे, सो वो अगेन डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन क्या है, नेचर ऑफ इनपुट क्या है। अच्छा, unlike sorting algorithms, there is no stability problem in searching algorithms। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किया था अभी। स्टेबल एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं सॉर्टिंग के अंदर? अभी हमने डिस्कस किया था स्टेबिलिटी क्या होती है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमने स्टेबिलिटी देखी थी, कैरेक्टरिस्टिक। एक स्लाइड से पीछे चले जाएं, स्टेबिलिटी एंड इन प्लेस। तो स्टेबिलिटी क्या थी?
स्टेबिलिटी, यस। स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि जब एल्गोरिथम प्रोसेसिंग कर लेता है तो जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स पहले थे एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले, एल्गोरिथम अप्लाई होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद भी उनका ऑर्डर सेम रहे। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में तो ये हो सकता है, लेकिन सर्चिंग एल्गोरिथम्स आपके एरे के एलिमेंट्स या लिस्ट के एलिमेंट्स को रीअरेंज नहीं कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उनको एक्सेस करते हैं। तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम सर्चिंग के अंदर नहीं होता। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिनमें हमारा अंडरलाइन जो डेटा होता है वो चेंज होता रहता है बिटवीन बिटवीन सर्चेस, टाइम टू टाइम, टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम टाइम पे वो चेंज हो रहा होता है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल एक लिस्ट सॉर्ट करके भी रखते हैं, फेसबुक की एग्जांपल ले लें। फेसबुक ने अपने सारे जितने भी यूज़र्स हैं उनको सॉर्ट करके रखा हुआ है। तो आज वो उन्होंने सॉर्ट किया, कल लेट से 1000 मेंबर्स और ज्वाइन कर गए, तो अगेन क्या हुआ, वो अगेन उनकी लिस्ट अनसॉर्टेड हो गई। तो अब आप उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही नए मेंबर ऐड हो गए तो आपकी लिस्ट अगेन अनसॉर्टेड हो गई। तो कुछ डेटा ऐसा होता है जहाँ पे टाइम टू टाइम आपके अंडरलाइंग डेटा चेंज हो रहा होता है, तो वहाँ पे भी आप सर्चिंग एल्गोरिथम कौन सा अप्लाई करेंगे वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और इसके अलावा एडिशन के अलावा डिलीशन भी हो सकती है, एंड डिलीशन के अलावा डेटा में मॉडिफिकेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम आप मॉडिफाई कर दें और नेम के बेसिस पे वो सॉर्टेड थे, या प्राइस पे सॉर्टेड थे, प्राइस आप चेंज करते हैं तो अगेन वो सॉर्टिंग ख़राब हो जाएगी। तो आप उस पर अगेन बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको रीसॉर्ट नहीं कर देते। तो ये सारी सिचुएशंस कंसीडर करनी पड़ती हैं बिफोर डिसाइडिंग एन एल्गोरिथम, बिफोर डिसाइडिंग द बेस्ट एल्गोरिथम। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स है जिस पे एल्गोरिथम बन रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। तो स्ट्रिंग्स हमारे पास अगेन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, आपने जो पढ़ी हैं अभी तक, हम कंप्यूटर साइंस में मोस्टली डील करते हैं। दीज आर जस्ट स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। तो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स होती हैं जिसके अंदर आपके पास लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स या बिट स्ट्रिंग्स, बाइनरी स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। ये स्ट्रिंग्स आपने पढ़ी हैं। इसके अलावा और स्ट्रिंग टाइप्स भी होती हैं, जैसे ह्यूमन जीन्स के अंदर जीन सीक्वेंस होता है। तो जीन सीक्वेंस के अंदर आपके पास सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनसे सारी स्ट्रिंग्स बनती हैं। तो वो जीनोम के अंदर जो आपके पास डीएनए के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, ACGNT, तो ये कैरेक्टर्स हैं आपके डीएनए के, इनके बेस पे आपका डीएनए का पूरा सीक्वेंस या स्ट्रिंग्स बनती है। तो स्ट्रिंग प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स वहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। सो दिस इज अगेन मोर साइंटिफिक या स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ स्टडी। तो इसको तो हम नहीं देखेंगे स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में, हम कंप्यूटर साइंस के अंदर जो लिमिटेड है, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं, हम उनसे ही डील कर रहे होंगे। सो वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम in strings is searching for a given word in a text। आपको किसी लार्ज टेक्स्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें से कोई कंट्रोल F करते हैं, आपको वर्ड सर्च करना है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, वर्ड सर्च करने के लिए सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करते हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन बना के स्ट्रिंग मैचिंग करते हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी सारे एल्गोरिथम्स डिफाइन हो चुके हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन सर्च इंजन में भी है। अगेन सर्च इंजन में आप कोई टर्म सर्च करते हैं, गूगल पे जाके अगर आप कोई टर्म सर्च करते हैं तो गूगल सारे रिलेवेंट पेजेस को शो कर देता है जिनमें वो टर्म्स यूज़ हो रही होती है। तो वो ना सिर्फ उनको रिलेवेंट पेजेस को पॉप आउट करता है, सर्च आउट करता है, बल्कि उनकी फिर रैंकिंग भी करता है कि कौन सा
कौन सा जो वेब पेज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टर्म। सो वो एल्गोरिथम्स की अगेन अगेन डिफरेंट कैटेगरी आती है। रैंकिंग, पेज रैंक एल्गोरिथम गूगल यूज़ करता है। तो रैंकिंग इज अगेन अ सेपरेट प्रॉब्लम, बट जहाँ पे हम सिंपल प्रॉब्लम को डील करेंगे दैट इज स्ट्रिंग मैचिंग। ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टाइप है ग्राफ प्रॉब्लम्स की। ग्राफ क्या होते हैं? और ग्राफ्स कुछ आप लोग भी बोलें या पूरा मैं ही बोलता रहूँगा? मेरा तो गला खुश हो गया। ओके, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ओके, सो थियोरेटिकली अगर आप देखें ग्राफ को, तो थियोरेटिकली ग्राफ कंप्राइज करते हैं एजेस को एंड वर्टिसेस को। वर्टिसेस एंड पॉइंट्स होते हैं, एजेस उनके दरमियान पाथ को शो करते हैं। सही है। सो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं ग्राफ्स की? तो ग्राफ बेसिकली मॉडलिंग करते हैं अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस को, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं, गेम्स हैं, स्केड्यूलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। सो ग्राफ बेसिकली आप मॉडल करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल प्रॉब्लम्स को। सो उसकी अगर आप एक क्लासिक एग्जांपल लें, तो ग्राफ एल्गोरिथम्स इंक्लूड ग्राफ ट्रेवर्सल। तो उनमें एक क्लासिक एग्जांपल है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का। यह प्रॉब्लम आपने पहले पढ़ा है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ये होता है कि सपोज करें आपका एक सेलमैन है, सेल्समैन, उसको प्रोडक्ट सेल करनी है। सो उसको प्रोडक्ट सेल करनी है, लेकिन उसके लिए उसके पास डिफरेंट, फॉर एग्जांपल अगर वो एक ही सिटी में प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो एक ही सिटी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस हैं या डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, उन सब में उसको जाना है। तो अब उसको करना ये है कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको एट मोस्ट वो वंस एक ही मरतबा विजिट करेगा। सही है। लेकिन शॉर्टेस्ट पास डिफाइन कर ले कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा जिसमें वो सारी सोसाइटीज़ को विजिट कर ले। या अगर वो मल्टीपल सिटीज़ में प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो मल्टीपल सिटीज़ को ट्रेवल करे, लेकिन उसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो अगेन सिटीज़ या यहाँ पे सोसाइटीज़ कंसिडर करें, दीज आर दी वर्टिसेस या एंड नोड्स, और जो पाथ्स हैं वो यहाँ पे एजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। देयर आर सो मेनी पाथ पॉसिबल जिसके थ्रू वो विजिट कर सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पाथ विल नॉट रिजल्ट इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस मिनिमाइज करना है। सही है। डिस्टेंस मिनिमाइज करने का क्या फ़ायदा होता है? एक तो उसका टाइम बचेगा, दूसरा उसका व्हीकल अगर यूज़ कर रहा है तो फिर उसका फ्यूल कॉस्ट भी कम होगा। सही है। सो दीज आर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसी से मिलती जुलती एग्जांपल्स है। आपके जो सर्किट बोर्ड डिज़ाइन होते हैं या आपकी चिप की फैब्रिकेशन होती है, तो उसमें आप
चिप के जो जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिस्टर्स, तो उनको आप आपस में सबको कैसे कनेक्ट करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे डिफाइन करेंगे चिप के सारे एलिमेंट्स का। सो ये सारी चीज़ें अगेन इसी प्रॉब्लम का पार्ट होती हैं जिसमें हम ग्राफ की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं। सो ग्राफ एल्गोरिथम्स जो इम्प्लीमेंट हुए हैं उनमें जो कॉमन एल्गोरिथम्स हैं दैट इंक्लूड ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स। ट्रैवर्सल का क्या मतलब होता है, आप सारी नोड्स को विजिट करें, ठीक है, उनके आप पाथ फाइंड करें, शॉर्टेस्ट पाथ। अब आपने पाथ तो फाइंड कर लिया, लेकिन उनमें से शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बिटवीन एनी टू नोड्स। अगर दो नोड्स फार अपार्ट हैं, उनके बीच में बहुत सारी और नोड्स आ रही हैं, तो इन दो एंड नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। इसके अलावा सॉर्टिंग आप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ग्राफ एल्गोरिथम्स के प्रॉब्लम्स में आती हैं। So some of the graph problems are computationally very hard. Well-known example is traveling salesman problem and graph coloring problem. डिटेल में हम जाके जब ग्राफ का सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे। ओके, डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम आपने सिर्फ पढ़ा होगा, इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखी होगी। डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया था। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम टाइप हमारे पास है कॉम्बिनेटरियल प्रॉब्लम्स। सो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आपने पढ़ी होंगी, सो ये अगेन उससे रिलेटेड है। लेकिन ये स्पेशलाइज टाइप है आपके जो ग्राफ प्रॉब्लम्स हैं उनका। सो इसमें अगेन क्या होता है, these problems ask about combinatorial objects such as permutations and combinations or a subset that satisfies certain constraints. A desired combinatorial object may be required to have some additional property such as maximum value or a minimum cost. तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो जो डिफरेंट एजेस हैं जिसके थ्रू आप डिफरेंट सिटीज़ के दरमियान ट्रैवल कर सकते हैं, या डिफरेंट सोसाइटीज़ विद इन अ सिटी आप ट्रैवल करते हैं। तो पहले की एग्जांपल जो हमने ली थी उसमें हमने एजेस की या पाथ की कॉस्ट अज्यूम नहीं की थी, ना ही उनका हमने ट्रैवलिंग टाइम अज्यूम किया था। तो अगर आप ये कॉन्स्टेंट भी लगा दें हर पाथ के साथ, टाइम कॉन्स्टेंट एंड उसका जो फ्यूल कंजम्पशन कॉन्स्टेंट है, इन दोनों को भी आप अगेन लगा दें, तो ये आपको उसके बाद ऑप्टिमाइज पाथ चाहिए। तो दिस अगेन बिकम्स अ कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स। सो दीज आर मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स बिकॉज इनमें फर्दर और कॉन्स्टेंट भी ऐड हो जाते हैं एज कंपेयर टू सिंपल ग्राफ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे इनकी जो डिफ़िकल्टी होती है, दिस डिफ़िकल्टी अराइजेस, कॉम्प्लेक्सिटी अराइजेस फ्रॉम टू फैक्ट्स, फ्रॉम फॉलोइंग फैक्ट्स। फर्स्ट फैक्ट इज़ कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर आप नंबर ऑफ सिटीज़ जैसे ही बढ़ाएंगे तो उनके जो पाथ भी बढ़ जाते हैं और उनके दरमियान जो कनेक्शंस बढ़ जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है। Second problem is no known algorithmic solutions are available for most of such problems.
जो एल्गोरिथम नॉन एल्गोरिथम्स हैं कॉम्बिनेटोरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो अवेलेबल एल्गोरिथम्स हैं वो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। जिस अमाउंट ऑफ टाइम में वो प्रोसेस करते हैं डेटा को, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। सो अगेन दिस इज़ कॉम्प्लेक्स टाइप प्रॉब्लम्स। सो इनमें हम मैक्सिमम एक या दो एग्जांपल्स ही अगर करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ये सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होते हैं। इवन जो बेस्ट नोन एल्गोरिथम्स हैं वो भी प्रैक्टिकल या एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। ऑटोमेटा थियरी में आपने पढ़ा होगा, ऑटोमेटा का सब्जेक्ट पढ़ा है, कोर्स पढ़ा है आपने, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। ऑटोमेटा का कोर्स नहीं है आपके पास? चलो ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, एनपी हार्ड कहते हैं हम उनको, एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स। तो उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, अगर होता भी है तो वो रीज़नेबल अमाउंट में वो एल्गोरिथम्स हॉल्ट नहीं करते। ये जो आपके पास कमेंट्स आ रहे हैं उनको आप म्यूट कर दें, तो आपके पास नोटिफिकेशन साउंड्स नहीं आएंगे बीच में, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप नोटिफिकेशन म्यूट नहीं करेंगे तो जितने भी जो भी कमेंट करेगा फिर आपको उसका नोटिफिकेशन साउंड आएगा, दैट विल डिस्टर्ब द लेक्चर। So next category of problems is geometric problems. So geometric problems deal with geometric objects such as points, lines and polygons. So इनकी applications कंप्यूटर ग्राफिक्स में आती हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसके अलावा रोबोटिक्स, इसके अलावा मेडिकल इमेजिंग जो होती है वहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस आती हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स की फॉर एग्जांपल बात करें तो जितनी भी आपकी एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं तो वहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस हो रही होती हैं, सही है। इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग के आपके एल्गोरिथम्स होते हैं, वहाँ पे इनकी एप्लीकेशंस होती हैं। सो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स कैटेगरी है जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स या रोबोटिक्स जो कि इमेजेस को प्रोसेस कर रहे होते हैं वहाँ पे अप्लाई होते हैं। So two classic problems of geometry include closest pair problem and convex hull problem. So closest pair problem का मतलब क्या है, आपके पास दो पॉइंट्स हैं किसी प्लेन पे, तो आपको गिवन n पॉइंट्स इन द प्लेन के अंदर एग्जांपल n पॉइंट्स हैं, यू हैव टू फाइंड क्लोजेस्ट पेयर अमंग देम। तो उन पॉइंट्स में से क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स अगर आपको फाइंड करना है, सो दैट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट पेयर प्रॉब्लम। कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम क्या होता है, यू हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन दैट वुड इंक्लूड ऑल पॉइंट्स ऑफ अ गिवन सेट। सो इसका मैं इमेज से समझा देता हूँ, ये ऐसे समझ नहीं आएगा। कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम, so look at this image। फुल स्क्रीन में क्यों नहीं आ रही?
चलें इसी इमेज से देख लें। यहाँ पे आपके पास इनपुट है, इनपुट के अंदर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। इन पॉइंट्स का आप कॉन्वेक्स हल कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप उनके आउटसाइड बॉर्डर पे कुछ पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइनिंग के अंदर जो एरिया आएगा, उस एरिया के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। सही है। सो इसकी एग्जांपल ये एग्जांपल लिखी हुई है। ये इनपुट पॉइंट्स हैं और उनको आप ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो आउटर मोस्ट पॉइंट्स हैं उनसे, तो आप आउटर मोस्ट पॉइंट से उसको ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर सारे इनर पॉइंट्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट की जगह ये पॉइंट लगा दूं, इन दोनों को ज्वाइन कर दूं, तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स इस कॉन्वेक्स हल से, इस पॉलीगॉन से बाहर निकल जाएंगे। तो कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दैट विल इंक्लूड ऑल पॉइंट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो ये सबसे छोटा पॉलीगॉन ये है। इससे बड़ा भी आप कर सकते हैं, लेकिन योर प्रॉब्लम इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉलीगॉन दैट would include all points in a given set. जैसे मैं इसको डाउनलोड करके जूम कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास इनपुट है। इनपुट के अंदर पॉइंट्स हैं, तो आपको इन पॉइंट्स के अराउंड ऐसा पॉलीगॉन फाइंड करना है जिससे ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं? आप आउटसाइड आउटलायर्स जितने भी पॉइंट्स हैं वो आप फाइंड करते हैं, जिनके ऊपर आप अगर पॉलीगॉन ड्रा करें तो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएं। तो आपने ये पॉइंट्स का चूज़ किए हैं Q1, Q2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इनके अराउंड आप लाइंस ड्रॉ कर दें तो आपका एक कॉन्वेक्स हल आ जाता है। कॉन्वेक्स हल यानी कि एक सा पॉलीगॉन, मिनिमम एरिया का पॉलीगॉन जो सारे पॉइंट्स को कवर कर ले। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स हल प्रॉब्लम। अगेन ये ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम है। द लास्ट वन इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये अगेन साइंटिफिकल जो आपके साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर आता है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं ये भी। तो न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स में क्या होता है? In these problems, you need to solve mathematical objects of continuous nature, solving equations and system of equations, definite integrals आपको compute करने हैं, functions evaluate करने हैं। तो जितने भी आपके प्योर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। So the principal difficulty stems from the fact that such problems typically require manipulation of real numbers. तो कंप्यूटर के अंदर जो आपके रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर से क्या मतलब है? रियल नंबर से क्या मतलब होता है? रियल नंबर्स इन्वॉल्व डेसिमल पॉइंट, जिसको आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। सो तो रियल नंबर्स की प्रॉब्लम क्या होती है कंप्यूटर्स के अंदर? कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी, 0 एंड 1। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है डेसिमल, जिसमें आप सिर्फ 0 एंड 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 एंड 1 से जो इंटीजर नंबर्स हैं उनकी तो आप एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, लेकिन जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उनकी रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्ट नहीं होती कंप्यूटर्स के अंदर। वो अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट होते हैं। तो जब आप रियल नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं तो आप उनके एग्जैक्ट सॉल्यूशंस
नहीं निकाल सकते क्योंकि रियल नंबर्स रिप्रेजेंट ही अप्रोक्सीमेट होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ऑफ डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल एल्गोरिथम के अंदर, उनकी एक और जो डिफ़िकल्टी का रीज़न है दैट इज़ large number of arithmetic operations that are performed on approximately represented numbers. So this can lead to accumulation of round of errors. Round of errors होते हैं तो जब आपकी रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट नहीं होती, अप्रोक्सीमेट होती है, तो वहाँ पे आप कुछ जो डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद उनको आप राउंड ऑफ कर देते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाती हैं तो ये राउंड ऑफ एरर इंक्रीज होता जाता है। सो इट मे इंक्रीज टू ड्रास्टिकली डिस्टॉर्ट द आउटपुट। तो अगर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दे आउटपुट को तो आपका रिजल्ट में भी यूजफुल ना रहे। So these type of algorithms and their applications primarily require algorithms for information storage, retrieval, transportation through network, and presentation to users. So these are some of the applications: information storage, retrieval, transportation. ये कुछ applications हैं इसकी। तो ये कुछ important problem types हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं ये टॉपिक है। उसके बाद हम एक्चुअल एल्गोरिथम का जो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ फंक्शंस का टॉपिक है, वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम एक्चुअल एनालिसिस कर रहे होंगे एल्गोरिथम्स का। सो एनीवे दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम टाइप्स जिनके ऊपर हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। सो क्वेश्चन हैं तो कर लें। अच्छा, इस कोर्स में जो टाइम टेबल है अभी तो वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इस कोर्स में वैसे भी प्रैक्टिकल्स नहीं है। ये कोर्स सिर्फ थियरी कोर्स है, लेकिन प्रैक्टिकल्स कुछ मैं उसको कन्वर्ट करके प्रोग्राम में इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आइडिया हो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, इस वजह से। अदरवाइज ये सिर्फ थियोरेटिकल कोर्स है। क्वेश्चंस हैं?